Continuing in the chapter of body fluids and circulation, in the second lecture today, we are going to discuss about the blood groups. ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो हमें पता है कि जो हमारे ह्यूमंस के जो ब्लड हैं वो चाहे दिखने में अपीयर्स टू बी सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये डिफ़र करते हैं सर्टेन एस्पेक्ट्स में। और इसीलिए क्या है, क्योंकि ये डिफ़र करते हैं सर्टेन एस्पेक्ट्स में, जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब हमें ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो है की गई है, आप ये MBBS में पढ़ोगे कि बहुत सारे लेवल की ब्लड ग्रुपिंग करी गई है, उसमें से सिर्फ 2 आपको पढ़नी है। 2 सच ग्रुपिंग क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग और दूसरी का नाम है RH ब्लड ग्रुपिंग। ये वाइडली यूज्ड होती हैं। हम लोग जैसे कहें किसी इंसान का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है, हम लोग इस तरीके से अपना ब्लड ग्रुप डेनोट करते हैं। तो इसके अंदर ये जो A या AB हम लोग कह रहे हैं या O पॉजिटिव या O नेगेटिव हम लोग लिखते हैं, इसके अंदर ये वाला जो कंपोनेंट है ये आता है हमारे ABO ब्लड ग्रुपिंग से, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता है RH ग्रुपिंग की वजह से कि RH एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्टली NCERT से कि ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है। कि ABO ब्लड ग्रुपिंग का जो बेसिस है वो ये है कि RBC के सरफेस पे 2 एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं। RBC के सरफेस पे 2 एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन की डेफिनेशन क्या है, अ केमिकल जो कि इंड्यूस कर सकता हो इम्यून रिस्पॉन्स, इसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। वैसे RBC के सरफेस पे अटैच होता क्या है, तो शुगर की पॉलीमर्स अटैच होते हैं। ये चीज़ हमें 12th की NCERT के बताती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज़ शुगर पॉलीमर्स। शुगर के पॉलीमर्स अटैच होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर RBC की, जो कि प्रोट्रूड करते हैं उसके सरफेस से। और किस तरह की, काइंड ऑफ शुगर, द काइंड ऑफ शुगर यानी किस तरीके की शुगर है, ये कैसे कंट्रोल होगा, ये कंट्रोल होगा एक जीन से। उस जीन का नाम है जीन I। इस जीन I के 3 अलील होते हैं, IA, IB और स्मॉल i। यानी अगर IA नाम का अलील प्रेजेंट है तो A नाम की शुगर बनेगी, अगर IB नाम का अलील है तो B नाम की शुगर बनेगी, और अगर I जीन है तो कोई शुगर नहीं बनेगी, इसलिए 0 या O कहेंगे हम लोग इसको। ये हमारा सिस्टम हो जाएगा। अब बात आती है क्या कि सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेंट 2 नेचुरल एंटीबॉडी। अब क्या होगा कि जो ब्लड ग्रुप है इंसान का, अब जैसे मान लो मैं अपनी बात करूँ उसमें रख के कि मान लो अगर तो मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मेरे RBC के सरफेस पे एंटीजन कौन प्रेजेंट होगा, तो एंटीजन A होगा, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप A इसी वजह से है। तो भाई अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मुझे B वाले से तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो मेरे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए, एंटी B एंटीबॉडी होनी चाहिए। तो मैं ब्लड किस किस से ले सकता हूँ, मेरा डोनर कौन कौन है, तो A वाला मेरा डोनर बन सकता है और O वाला तो बन ही सकता है। फिर बात आती है, अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप B है, मेरा ब्लड ग्रुप B किस वजह से है, क्योंकि मेरे RBC के सरफेस पे एंटीजन कौन सा है, B एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर मेरे पास B एंटीजन प्रेजेंट है तो मेरे को प्रोटेक्शन किससे चाहिए, A से चाहिए। तो मेरे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, एंटी A एंटीबॉडी हो जाएगी, सॉरी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है तो मेरे अंदर एंटीबॉडी होगी एंटीबॉडी A। तो मैं ब्लड किस किस से ले सकता हूँ, मेरा डोनर कौन, मेरा डोनर ब्लड ग्रुप B वाला मेरा भाई, और ब्लड O तो सबका भाई है, तो ब्लड ग्रुप O जिसका वो सबका भाई है, और हमारे सेम ब्लड ग्रुप वाला तो हमारा भाई हुआ। अब बात आई क्या कि अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप AB है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप AB है तो मेरे RBC के सरफेस पे एंटीजन A भी प्रेजेंट है और एंटीजन B भी प्रेजेंट है। तो मेरे को प्रोटेक्शन किससे चाहिए, ना मैं A के खिलाफ लड़ूंगा ना मैं B के खिलाफ लड़ूंगा, तो मेरे प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी देखने को मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं ब्लड किस किस से ले सकता हूँ, A वाला भी मेरा भाई, B वाला भी मेरा भाई, AB वाला भी मेरा भाई हो गया, और फाइनली O वाला तो सबका भाई है, तो मैं सबसे ब्लड ले सकता हूँ। तो मैं क्या हो गया, अगर AB वाले की बात करें तो AB वाला क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया।
फिर फाइनली बात कर रहे हैं हम लोग आखिरी बात किसके बारे में, ब्लड ग्रुप ओ वाले के बारे में। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब मेरे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए ए से भी और बी से भी। इसका मतलब एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों होनी चाहिए मेरे पास, तो मेरे प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी देखने को मिलेंगी। मैं ब्लड किससे ले सकता हूँ, सिर्फ मेरा एक ही भाई है ओ, जिससे मैं ब्लड ले सकता हूँ। अगर आप गौर करो तो ये जो ओ है ये सबको ब्लड दे सकता है, और ये जो ए बी वाला है ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो ए बी वाला क्योंकि सबसे ब्लड ले सकता है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और हमने ब्लड ग्रुप ओ वाले को क्योंकि देखा कि ये सबको डोनेट कर सकता है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया। अब आपने इस डिस्कशन से एक बात और नोट करनी है कि आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा एंटीजन, और प्लाज्मा में क्या चीज़ प्रेजेंट होएगी, प्लाज्मा में प्रेजेंट होएगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होती क्या है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस किया गया है इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन क्या था, वो केमिकल था जिसने इंड्यूस किया था हमारा इम्यून रेस्पॉन्स। तो उस इम्यून रेस्पॉन्स के इंडक्शन की वजह से जो प्रोटीन बना उसको कहा हमने ये एंटीबॉडी है। अब बात आती है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी इन दी 4 ब्लड ग्रुप्स। 4 ब्लड ग्रुप्स का मतलब कितने फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप। ठीक, क्या क्या हो गए, ए बी और ओ। ये टेबल 18.1 में दिए हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं, हर कोई भी ब्लड नहीं लिया जा सकता, एनी ब्लड यानी कोई भी ब्लड नहीं ले सकते, ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ेगा उसके बाद देते हैं। द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड। अगर हमने ये केयरफुली मैच नहीं किया तो मान लो अगर हम लोग भाई इतनी बात कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए किसके लिए, अगर मान लो हमने भाई ऐसी किसी का भी ब्लड चढ़ा दिया तो क्या होगा, अगर मान लो ब्लड ग्रुप मेरा था ए और अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए। मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी बी की है। अब मैंने ब्लड ले लिया बी वाले से, अगर मेरा बी वाला ब्लड ले लिया मैंने तो मेरे प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी बी है ये क्या करेगी, इस ब्लड को डिस्ट्रॉय करेगी। एंटीबॉडी जो मेरी बी है ये मेरे इस ब्लड को डिस्ट्रॉय करेगी, और क्योंकि ये वाला ब्लड मैंने लिया है इसके अंदर ये वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये मेरे अपने ब्लड को डिस्ट्रॉय करेगी। तो एक तरीके से क्या होगा कि ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, सीवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी किसकी, क्लम्पिंग की। क्लम्पिंग की ये जो प्रॉब्लम शुरू होगी इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ये टर्म याद रखना कि क्लम्पिंग का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को हम लोग क्लम्पिंग कहते हैं। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है ब्लड को मैच करते हैं कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। क्यों, क्योंकि क्लम्पिंग हो जाएगी अगर हमने कोई भी दूसरा ब्लड ले लिया। हमें सिर्फ कंपैटिबल ब्लड लेना है, डोनर की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि डोनर भाई दे भी सकता है कि नहीं दे सकता, ये चीज़। फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्या कह रही है, फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ब्लड ग्रुप जो ओ है हमारा वो डोनेट कर सकते हैं हम लोग किसी को भी, और इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके इंडिविजुअल्स को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी वाले जो हैं वो सब एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी से भी। अब वो ए बी से भी ले सकते हैं और बाकी सबसे ले सकते हैं, हम लोग यहाँ टेबल में देख भी सकते हैं। तो इनको कहा हमने क्या है कि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स हो गए। अब हम लोग जो है 12th की एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, वहाँ से ये चीज़ पढ़ेंगे कि हमें यहाँ पर भी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में कुछ कुछ बता रखा है। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे कोडोमिनेंस का। इसके अंदर भी भाई हमारे जो 4 ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी और ओ, इसके अंदर कोडोमिनेंस कौन शो कर रहा है, ये वाला, ये अपना ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये शो कर रहा है कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस, डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये 3 चीज़ें होती हैं, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और हमारी डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस का क्या मतलब होता है कि हमारा जो F1 जनरेशन है वो दोनों में से किसी एक पेरेंट को शो करेगा। अब ये डोमिनेंट वाले एग्जांपल आ गए हमारे ए और बी। ये अगर हमारे किसके साथ शो कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने ये बात करी थी कि 3 अलील्स हैं हमारे ये, और एक इंडिविजुअल के अंदर 2 अलील्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि हम लोग कैसे हैं,
हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ईच पर्सन पोजेसेस एनी टू ऑफ द 3 आई जीन के अलील। अगर ये आई ए और आई बी हैं, ये कम्प्लीटली डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर? छोटे वाले आई के ऊपर। इसका ये मतलब अगर आई ए छोटे वाले आई के साथ आया है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये आई ए वाला एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि जो छोटा वाला आई है ये कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता शुगर, कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। और जब आई बी और छोटा वाला आई होगा तो सिर्फ ये प्रेजेंट होगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मान लो बंदे का जीनोटाइप ए है, दोनों जो है सेम एलील हैं, तो ये हो गया हमारा ए ही। इस वाले केस में हमने देखा एक अलील आया ए, एक आया बी, तो इसमें हमें कोडोमिनेंस देखने को मिल गई। सिमिलरली कोडोमिनेंस हमें यहाँ देखने को मिली। अब बात आई ये वालों के बारे में, जिसके अंदर एक अलील है हमारा ए और एक है छोटा वाला आई, या फिर ये वाले के बारे में जिसमें एक अलील है बी और एक है छोटा वाला आई। इसके अंदर हमने देखा कि जो छोटा वाला आई है ये एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये कोई शुगर ही नहीं बनाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप हमारा हो गया ए और इसका हो गया बी। ये 2 एग्जाम्पल्स हुए हमारे डोमिनेंस के, ये हो गए हमारे डोमिनेंस के एग्जाम्पल, ये हो गए हमारे कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल में क्या होता है, हमें दोनों के इन बिटवीन का कोई प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये आपने पढ़ा किसके एग्जाम्पल में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने देखा था इसमें। एंटीरियम स्पीशीज़, जिसको स्नैपड्रैगन भी कहते हैं हम लोग, डॉग फ्लावर, इसमें जो है हमें पिंक कलर का देखने को मिलता है। बहरहाल जब हम लोग जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे तब ये डिटेल में आएगी सारी बातें। अब एनसीईआरटी डायरेक्टली रीड कर लेते हैं क्या कि टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर F1 रिजेंबल्ड ईदर ऑफ द 2 पेरेंट्स, यानी डोमिनेंस का केस कर रहे थे, या फिर और वॉज बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर इन बिटवीन था प्रोडक्ट, जैसे पिंक स्नैपड्रैगन में फ्लावर पिंक आ रहे थे, ना वाइट थे ना रेड थे, पिंक था, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो गया। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस जो F1 जनरेशन है वो रिजेंबल करती है दोनों पेरेंट को। अ गुड एग्जाम्पल इज different type of red blood cells that determine the ABO blood grouping। ABO blood group जो है कंट्रोल होते हैं आई जीन से। जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोट्रूड करते हैं उसके सरफेस से, और जिस तरह की जो शुगर हमारी प्रोड्यूस हुई है ये कंट्रोल किया जाएगा आई जीन के कौन से अलील से? आई जीन के 3 अलील होते हैं। जो अलील ए है और बी है ये प्रोड्यूस करता है थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, यानी आई ए वाला ए शुगर बनाएगा, आई बी वाला बी शुगर बनाएगा, वाइल जो अलील छोटा वाला आई है ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। बिकॉज ह्यूमन जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हर इंसान के अंदर कोई भी 2 अलील प्रेजेंट होंगे, इन 3 में से कोई 2 होंगे एक इंसान के अंदर। ईच पर्सन पोजेसेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन अलील्स। आई ए और आई बी जो होता है ये कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है छोटे वाले आई के ऊपर, यानी कि दूसरे शब्दों में बोलें तब अगर तो आई ए और आई प्रेजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा आई ए एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि हमारा छोटा वाला आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। हमारा छोटा वाला आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, ये बात याद रखनी है। ये जो स्मॉल आई है ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जब आई बी और छोटा वाला आई आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आई बी एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जब आई ए और आई बी हमारे एक साथ मिल जाएंगे तो ये दोनों एक्सप्रेस करेंगे। बट व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट दे टुगेदर बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स, यानी ए टाइप की शुगर भी बनेगी और बी टाइप की शुगर भी बनेगी। और इसीलिए हम लोग इस एग्जाम्पल के अंदर कोडोमिनेंस देखते हैं। ये कोडोमिनेंस किस केस में देखने को मिलती है? हमें ए बी टाइप के ब्लड ग्रुप में देखने को मिल रही है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट अलील्स, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 अलील्स दैट आर पॉसिबल। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हैं कि हमें भाई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 3 अलील है, तो एक 3 × 2 कितना हुआ? 6 हमारे जीनोटाइप्स हो गए। तो जीनोटाइप कितना हुआ? 6, और फिनोटाइप कितना हुआ? 4। ये याद रखना है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग के अंदर ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर 6 जीनोटाइप होते हैं, 4 फिनोटाइप होते हैं। हैंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ये एन टाइप ऑफ शुगर। 3 डिफरेंट अलील हैं तो 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, और टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप कहा हमने इसको। फिर एनसीईआरटी कह रही है हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, तो 4 फिनोटाइप पॉसिबल हैं। कैसे? A, B और O, ये 4 फिनोटाइप हो गए। जीनोटाइप आप यहाँ से देख सकते हो।
फिर एनसीईआरटी ने हमसे एक चीज़ और बोली, डू यू रियलाइज दैट एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है हमारे दो चीज़ों का वो हो गया, कोडोमिनेंस के लिए एग्जाम्पल हो गया और दूसरा मल्टीपल अलील्स के लिए भी हमारा एग्जाम्पल बना। ये था हमारा पूरा का पूरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसके बाद आती है हमारी आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात। आरएच ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है कि रीजस नाम का एक बंदर होता है। रीजस मंकी के अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होता है और 80% ह्यूमंस के केस में हमें ये एंटीजन देखने को मिलता है। ये सारा डाटा और ये सारी बातें याद रखनी है, पूछी जाती हैं कि रीजस नाम का एक बंदर होता है जिसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट है, इसी से ये आरएच नाम पड़ा है, आरएच एंटीजन। 80% लोगों में 80% इंसान जो है ये बंदर जैसे होते हैं, ये चीज़ समझ लो आप। याद रखवाने के लिए कह रहा हूँ बस ये, वैसे हो सकता है आप में से कोई बंदर भी हो, क्या पता। बहरहाल 80% लोगों में जो रीजस मंकी वाला जो एंटीजन है ये देखने को मिलता है, इसीलिए ये ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव हम लोग बोल रहे हैं ये किस वजह से है, ये आरएच एंटीजन के प्रेजेंट होने की वजह से है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, और जिसके अंदर नहीं होगा उसको हम लोग आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल कहेंगे। अगर आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल के अंदर अगर आर एच पॉजिटिव ब्लड आ जाएगा तो क्योंकि इसके अंदर आर एच एंटीजन एब्सेंट है तो इसके अंदर एंटीबॉडी बनने लगेगी जो इस ब्लड को डिस्ट्रॉय करना चाहेगी। इसकी वजह से क्या होगा, आर एच पॉजिटिव वाले ब्लड की क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी। क्लम्पिंग क्या था, वापस से याद दिलाऊं, क्लम्पिंग का मतलब था डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। फर्दर मूव ऑन करें कि एन आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू आर एच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आर एच नेगेटिव पर्सन है तो वो अगर एंटीबॉडी बनाएगा तो आर एच एंटीजन के ही खिलाफ बनाएगा ऑन एक्सपोजर टू आर एच पॉजिटिव ब्लड। देयरफॉर आर एच ग्रुप ऑल्सो शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसलिए हम लोग आर एच ग्रुप को भी चेक करते हैं ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग को डोनर का ग्रुप लेना होता है तो हम लोग ये पूरा चेक करते हैं, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव वाला ही ले, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले को आप नेगेटिव ब्लड दे सकते हो लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते। फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव ब्लड दे सकते हो लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते। आगे चले, अ स्पेशल केस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है, इससे काफ़ी बार नीट के अंदर सवाल पूछा गया है। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है अब हमारी एक बीमारी के ऊपर है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस। इस पहले नाम को समझते हैं। एरिथ्रोसाइट से हम लोग को पता चला कि ये आरबीसी के बारे में बात हो रही है। फिर ब्लास्टोसिस का मतलब क्या है, हमारा ये क्लम्पिंग हो रही है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फीटालिस का मतलब फीटस के अंदर हो रहा है ये काम। अब आरबीसी के जो फीटस है, फीटस के आरबीसी जो हैं हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं ये हमें समझना है। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि पॉजिटिव वाले बंदे को नेगेटिव का ब्लड दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नेगेटिव वाले बंदे को, आर एच नेगेटिव वाले बंदे को आर एच पॉजिटिव का ब्लड आप नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, ये चीज़ समझ लो। आर एच नेगेटिव वाले पर्सन को आर एच पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड नहीं दिया जा सकता। ये अगर आपने बात याद कर ली तो आपको ये सारी की सारी कहानी याद हो जाएगी। अब जो पूरी की पूरी एनसीईआरटी के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में बताने वाले हैं हम लोग आपको। यहाँ बात होती है, सबसे पहली बात क्या, एक माँ है, प्रेग्नेंट माँ है बेचारी, उसका जो है क्या है, आर एच नेगेटिव ब्लड है। अब इसका आर एच नेगेटिव ब्लड है, सारी दिक्कत हुई शुरू यहाँ से, क्योंकि आर एच नेगेटिव वाला जो ब्लड है उसमें पॉजिटिव अगर एक्सपोज हो जाएगा तब दिक्कत शुरू होगी। अब पहली प्रेगनेंसी है इस मदर की और क्योंकि इसका आर एच नेगेटिव ब्लड है, मान लेते हैं इसका जो पहला बच्चा हुआ वो है आर एच पॉजिटिव वाला। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी, फर्स्ट चाइल्ड की। फर्स्ट चाइल्ड कैसा है, आर एच पॉजिटिव है। अब क्या हुआ, आर एच एंटीजन जो बच्चे के अंदर प्रेजेंट है ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी।
क्योंकि इन दोनों को प्लासेंटा ने बहुत अच्छे से एक दूसरे से सेपरेट कर रखा है। वापस से रिपीट कर रहे हैं हम लोग। RH एंटीजन किस में प्रेजेंट है? बच्चे में प्रेजेंट है, पहले बच्चे में प्रेजेंट है। और क्योंकि प्लासेंटा इन दोनों को वेल सेपरेट करके रखता है, तो जो नेगेटिव ब्लड है माँ का, वो बच्चे के पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज नहीं हुआ। RH एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड of the mother. RH antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, जब पहला बच्चा पैदा हो रहा है, during the delivery of the first child, जब पहले बच्चे की डिलीवरी हो रही है, तब एक पॉसिबिलिटी बनती है क्या कि जो RH पॉजिटिव ब्लड है बच्चे का, वो एक्सपोज कर जाए किसके साथ? माँ के RH नेगेटिव ब्लड के साथ। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड को फेस करना पड़ जाए अ स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। कि सेकेंडरी जो हमारी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज हुई हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल जाए? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। ऐसे केसेस के अंदर जो मदर है वो क्या करना स्टार्ट कर देगी? प्रिपेयर करेगी एंटीबॉडी, बिकॉज माँ नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड पॉजिटिव है। अब नेगेटिव ब्लड के अंदर पॉजिटिव ब्लड थोड़ा बहुत आया है, तो नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। अब अपने ब्लड के अंदर वो क्या करना शुरू कर देगी? एंटीबॉडी स्टार्ट करना, बनाना शुरू कर देगी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। अब क्या होगा? पहला बच्चा जो डिलीवर हो गया, आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई पहले बच्चे को, पहला बच्चा नवाब था, वो पहले बार में निकल के सेफली निकल के चला गया। अब बात आई क्या? अगले बच्चों की। इन केस ऑफ हर सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज, अगली प्रेगनेंसीज के अंदर, स्पेशली सेकंड चाइल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ हर सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज, जो RH एंटीबॉडी बनी थी, कब बनी थी? ये जब पहला बच्चा पैदा हुआ था। स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी ये कब हुआ था? ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड हुआ था। द RH एंटीबॉडी अब जो पहले से बनी हुई है माँ की बॉडी के अंदर फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। और ये RH एंटीबॉडी जो है हमारी, ये कहाँ चली जाएगी? जो हमारा दूसरा बच्चा है उसके ब्लड में जा सकती है। अब अगर तो दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव है तब इसको दिक्कत होगी, लेकिन अगर दूसरा बच्चा RH नेगेटिव है तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब ये सारी कहानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस की कब देखने को मिलेगी? जब जो सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ है हमारा वो भी RH पॉजिटिव हो। अब माँ की बॉडी से RH एंटीबॉडी आई है बच्चे के ब्लड में, अब बच्चे का ब्लड है RH पॉजिटिव, तो क्या होगा? एंटीबॉडी बच्चे के फीटल RBC को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी, और ये बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, फेटल टू द फीटस। और बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाएगी, बिकॉज RB का डिस्ट्रक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो क्या होगा? सीवियर अनीमिया कॉज हो जाएगा और सीवियर जॉन्डिस कॉज हो जाएगा बेबी को। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। और ये प्रिवेंट कैसे की जा सकती है? कि जब पहला बच्चा पैदा हुआ था तभी हमने माँ को क्या देनी थी? RH एंटीबॉडी देनी थी। RH एंटीबॉडी तो माँ ने बनाई, उस RH एंटीबॉडी के खिलाफ एक केमिकल था जिसको हमने क्या बोला? RH एंटीबॉडी। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी किसने बनाई? RH एंटीबॉडी बनाई मदर ने। और इसके खिलाफ क्या केमिकल हमने यूज़ किया? RH एंटीबॉडी हमने यूज़ किया, माँ को दे दिया। तो जब उसने फर्स्ट डिलीवरी करी उसके बाद हमने ये देना था ताकि इसके बाद वाले जो बच्चे हैं वो बच जाएं। ये सारी कहानी थी किसकी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की। मैं एक बार बहुत क्विकली इसको रिवाइज करवाऊँ आपको। तो RH ग्रुपिंग के अंदर एक बहुत ख़ास केस हमें देखने को मिलता है, जब मदर का नेगेटिव ब्लड हो और बच्चों का पॉजिटिव ब्लड हो। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो सकता है कि RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस में गेट एक्सपोज्ड टू दी RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द
मदर, अब जब मदर का ब्लड जो है इसके पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज होएगा तो मदर क्या करेगी, स्टार्ट प्रिपेयर करेगी अपनी एंटीबॉडी बनाना शुरू अगेंस्ट द आर एच एंटीजन इन हर ब्लड। अगर हमने इसी टाइम पे एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं दी तो क्या होगा कि मदर के ब्लड के अंदर आर एच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। और अब अगर जो सेकंड बच्चा पैदा हुआ है, सेकंड बच्चा जो जेस्टेशन में है, अभी पैदा नहीं हुआ है, मतलब अभी सेकंड बच्चे का भी आर एच जो है पॉजिटिव है ब्लड, तो उसके लिए ये दिक्कत साबित हो सकती है। कैसे कि जो मदर की बॉडी से जो आर एच एंटीबॉडी है वो कहाँ चली जाएगी, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, और ब्लड ऑफ द फीटस में जा कर के क्या ये करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी फीटल आरबीसी को, और उसको सीवियर एनीमिया और सीवियर जॉन्डिस हो सकता है, जो बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। और जानलेवा साबित होएगा तो बच्चा ऑब्वियसली रहेगा नहीं, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। और फिर बात आई क्या कि हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बस एक थोड़ी सी बात का ख्याल रखें कि मदर का ब्लड आप चेक कर लो कि भाई जब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई है, बीइंग अ डॉक्टर आप उसकी ये रिपोर्ट देख लो कि भाई उसके अंदर जो है आर एच नेगेटिव एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो उसकी डिलीवरी के टाइम पे आप उसको एंटी आर एच एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कर दो। ये चीज़ थी, दिस वॉज ऑल अबाउट दी ब्लड ग्रुपिंग। मैंने कोशिश करी कि इसकी आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग में दे दूं, बिकॉज इससे एक सवाल ज़रूर आता ही आता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे।